गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन था हमारे पास फ्रैंकफर्ट से, बिजनेस अकाउंटिंग 1, जो फ्रैंकफर्ट का लेटेस्ट एडिशन है, जो कि आपको वेबसाइट पर उसकी पीडीएफ मिल सकती है। उसमें चैप्टर नंबर 28.8 का जो ट्रायल बैलेंस था वो मैंने डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था: The following trial balance were extracted from the books of our RICS at the end, at the close of the business on 28th February 2007. At the moment, I am conducting a class on Zoom with the students of PAF KIT, और ये सारे बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, और इनकी तरफ से ये तोहफ़ा है आप सब लोगों के लिए कि आप लोग जो इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पर भी, वो इस तोहफे को, इनकी तरफ से ये तोहफ़ा है आप लोगों के लिए कि आप लोग यूट्यूब पर मुझे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो हमारे PF किट के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वट एवर दे लर्न, दे कैन लर्न बाय मी, दे कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो अगेन। तो ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम होते हैं। पहला जो टाइटल है, पहला जो कॉलम है उसका नाम है टाइटल ऑफ अकाउंट्स या नेम ऑफ अकाउंट्स। दूसरे कॉलम को हम कहते हैं डेबिट कॉलम, और तीसरे कॉलम को हम कहते हैं क्रेडिट कॉलम। डेबिट और क्रेडिट जो कॉलम्स हैं उनमें नंबर लिखे हुए हैं। डेबिट का मतलब बढ़ना नहीं होता, क्रेडिट का मतलब बढ़ना नहीं होता, क्रेडिट का मतलब कम होना नहीं होता, डेबिट का मतलब कम होना नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो सिर्फ एक टी शेप का, जो लेफ़्ट साइड है दैट इज़ कॉल्ड डेबिट, और जो राइट साइड है दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। और जब हम टी अकाउंट्स बनाते हैं, डे बुक्स बनाने के बाद, जर्नल बनाने के बाद, तो हम टी अकाउंट्स में डेटा पोस्ट करते हैं। उस पोस्टिंग से डेटा बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस निकल कर वो चले जाते हैं जनाब हमारे ट्रायल बैलेंस में। यू गेट द पॉइंट। तो ट्रायल बैलेंस हम देखें, ट्रायल बैलेंस में देखते वक्त हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन से आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और कौन से जाएंगे बैलेंस शीट में। तो जितने तमाम आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे उनका नाम हमने रख दिया है 1। परचेज एंड सेल्स इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, उसका नाम है 2। बैलेंस शीट के आइटम्स का नाम है 2। कैपिटल ओपनिंग हमेशा ये बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक हमेशा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ड्राइंग्स इज ए कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को बैलेंस शीट में वो कम करता है, ये एक एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, तो ये जाएगा जनाब बैलेंस शीट में। इसके बाद ऑफिस फर्नीचर एक एसेट अकाउंट है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट, वेजेस एंड सैलरीज ये हमारे अकाउंट, डिस्काउंट्स ये हमारे इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो एक एक्सपेंस है, अगर डिस्काउंट रिसीव है तो एक इनकम अकाउंट है। डेटर्स हमारा एसेट अकाउंट है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी हैं। डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं और क्रेडिटर्स को अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक जैसे अभी आपको बताया कि ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, वहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेक्शन से माइनस होगा। इसके बाद हमारे पास प्रोविजंस हैं। जो प्रोविज़न हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, वो पिछले सालों के अक्यूमुलेटेड बैलेंसेस हैं, वो ज़रूर जाएंगे बैलेंस शीट में। और अगर कोई करंट ईयर में प्रोविज़न निकलता है, कोई एक्सपेंस का प्रोविज़न हम करते हैं, तो वो प्रोविज़न और पिछला प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन प्रोविज़न की बात कर रहा हूँ, तो वो आपस में जमा हो जाएगा और जमा होकर फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में से बैलेंस शीट में से माइनस होगा। अगर वही प्रोविज़न डाउटफुल डेट का है तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जनाब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखेंगे, और सिर्फ इंक्रीज़ इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और जो वो फिगर होगी, जो फाइनल फिगर आ जाएगी हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर हमने 6000 का प्रोविज़न रखा हुआ है और इस साल हमें 7000 का प्रोविज़न तक चाहिए, तो 1000 का इंक्रीज़ हुआ, वो इंक्रीज़ इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और 7000 हमारा टोटल बैलेंस शीट में। 70000 अगर हमारा रिसीवेबल है तो 70 में से 10000 माइनस हो जाएगा। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, वैन लर्निंग कॉस्ट हमारे एक्सपेंस है। ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं एडजस्टमेंट्स। अब समझें गौर से एडजस्टमेंट्स हमारी क्या होती है। हमारी जो एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स हैं उनमें यहाँ इस सवाल में 6 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। जो पहली एडजस्टमेंट्स है वो है स्टॉक की। ये क्लोजिंग स्टॉक है। ज़रा किसी स्टूडेंट से जिसने अगर अच्छे से अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, उससे पूछें कि यार ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के नीचे क्यों लिखा हुआ है, नहीं बता सकता वो कहेगा किताब में लिखा हुआ है। ओ भाई, किताब में तो लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये होता है कि स्टॉक
अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला रिकॉर्ड करता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से वो रिकॉर्ड जनरली करता है, और वो क्या करता है कि परचेज को डेबिट कर देता है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के दो मेथड है, परपिचुअल और पीरियोडिक। पीरियोडिक मेथड में हम एट द एंड ऑफ द पीरियड रिकॉर्ड करते हैं, परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डे टू डे रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन स्टोर कीपर जो बैठा हुआ है वो एक स्टॉक शीट बनाता है। तो 31 दिसंबर को आप एक कॉल करेंगे, आप अकाउंटेंट हैं, आप एक कॉल करके पूछेंगे भाई स्टोर कीपर कितना स्टॉक बचा, तो स्टोर कीपर आपको बताएगा कि आज 28 फरवरी है, सवाल में 28 फरवरी है, कि आज 28 फरवरी को 2400 बचा। तो अब आप यूँ सोचेंगे स्टॉक एसेट बढ़ा, आप यूँ सोचेंगे एज एन अकाउंटेंट, स्टॉक एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाएंगे बैलेंस शीट में एज एन एसेट, हर डेबिट का कोई क्रेडिट। तो क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे। तो जब स्टॉक बढ़ेगा तो हमारे पास जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तो कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो डबल एंट्री क्या बनी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ट्रीटमेंट क्या बना, ट्रीटमेंट ये बना कि क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ए करंट एसेट, और इसी क्लोजिंग स्टॉक को जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कितना है ये है जनाब अली 2400, इसी क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेक्शन जो कि इनकम स्टेटमेंट का होता है उससे माइनस कर देंगे। एंट्री नंबर 2, वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड। अब समझे अक्रूड क्या होता है। एक्सपेंसेस का ताल्लुक कैश से नहीं होता, एक्सपेंसेस का ताल्लुक सर्विसेज से होता है। ट्रायल बैलेंस में आपके पास वेजेस एंड सैलरीज का नंबर दिया हुआ है, और वेजेस एंड सैलरीज का जो नंबर आपको दिया हुआ है वो है 31400, लेकिन आपने जो सर्विसेज ले लिए हैं वो 340 की ज़्यादा ले ली हैं, जिसकी आपने पेमेंट नहीं की अभी तक। तो आपका एक्सपेंस बढ़ा क्योंकि सर्विसेज ज़्यादा ले ली, और पेमेंट नहीं की तो लायबिलिटी भी बढ़ी। तो लिहाजा इसकी डबल एंट्री बनेगी जो कि एक एडजस्टिंग एंट्री होगी, और वो एंट्री बनेगी वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट। वेजेस पेएबल की जो 340 की रकम है ये सीधा बैलेंस शीट में चली जाएगी एज ए करंट लायबिलिटी, और ये जो 340 है इनकम स्टेटमेंट में, ये 340 हमारे पास जो 31400 की फिगर दी हुई है उसमें ऐड होगा, और ऐड होकर इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा। क्योंकि सर्विसेज आपने ज़्यादा ले ली, पेमेंट नहीं की। तो जब सर्विस ज़्यादा ले लें और पेमेंट नहीं करें, इस बात को कहते हैं अक्रूड। अक्रूड का दूसरा नाम क्या होता है, पेएबल, आउटस्टैंडिंग, अनपेड। ये वो है कि आप पर लायबिलिटी है, आपको पे करना है, आपने अभी तक पे नहीं किया, यू नीड टू पे। तो आपने सर्विसेज ले ली, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, पेमेंट तो नहीं किया आपने, पेमेंट का ताल्लुक तो एक्सपेंस से होता ही नहीं है, सर्विसेज से होता है। तो आपने ये एक एडजस्टमेंट सीखी, इसका नाम था अक्रूड। अगली एडजस्टमेंट जो है वो प्रीपेड रेंट की है जो कि 230 की है। तो आप अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो आपके पास रेंट का नंबर नज़र आ रहा है 3400। ये आपने ऑलरेडी रेंट पे कर दिया था, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो आपने एंट्री उस वक्त बनाई थी ड्यूरिंग द ईयर या स्टार्ट ऑफ द ईयर, रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट या कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जब 28 फरवरी आया तो आपको पता चला कि इसमें से 230 की सर्विसेज तो अभी आपने ली ही नहीं। यू गेट द पॉइंट, आपने सर्विसेज नहीं ली। तो भाई जब आपने सर्विसेज ली नहीं तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस कम हुआ। यू गेट द पॉइंट, आपका एक्सपेंस कम हुआ, और आपका एक क्लेम आ गया उस बंदे की तरफ जिसको आपने रेंट दिया था। अकाउंटिंग की ज़बान में इस क्लेम को कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं, प्रीपेड। ये आपका एसेट है, तो आपका प्रीपेड बढ़ा। डबल एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर ये सब डबल एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जो एंड में जो ट्रायल बैलेंस के बाद है। तो डबल एंट्री एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी, रेंट प्रीपेड डेबिट या प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रीपेड रेंट चला जाएगा बैलेंस शीट में, और रेंट एक्सपेंस जो है वो जो ट्रायल बैलेंस वाला रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 3400, उसमें से हमारे पास 340 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने वो एक्सपेंस किया ही नहीं, तो सर्विसेज ली नहीं, तो एक्सपेंस को हमने कम कर देना है। अगली एंट्री हमारे पास जो है वो व्हेन रनिंग कॉस्ट ओइंग। ओइंग और अक्रूड एक ही बच्चे के दो नाम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो व्हेन रनिंग कॉस्ट है हमारी वो कितनी है जनाब, 72।
तो हम ज़रा ट्रायल बैलेंस में देखेंगे हमारी रनिंग कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है जनाब 615। 615 तो हमने पेमेंट भी कर दी और सर्विसेज भी ले ली, लेकिन 72 का अमाउंट ऐसा था जिसकी हमने सर्विसेज ले ली है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की। पेमेंट नहीं की, सर्विसेज ले ली, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ये 72 जो है वो 615 के साथ प्लस हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट में जाएगा टोटल एक्सपेंस बन के। और यही 72 जो है चूंकि इसकी पेमेंट नहीं की है तो ये लायबिलिटी बनेगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में जाने के बाद इसको हम एज ए करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। यू गेट द पॉइंट। तो एक तरफ हमारा एक्सपेंस बढ़ा, एक तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ी, डबल एंट्री क्या बनी, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। अगली एंट्री हमारे पास जो है वो है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, हम इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालते हैं, इस सवाल में इस अल्लाह के बंदे ने हमको निकाल के दे दिया, वेरी गुड, शाबाश, निकाल के दे दिया, कुछ भी नहीं करना। जितने से इंक्रीज हुआ है वो सीधा इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। प्रोविजन जब इंक्रीज होता है तो उसका मतलब एक्सपेंस होता है, और जितने से इंक्रीज हुआ वो बैलेंस शीट में अगर कोई प्रोविजन दिया हुआ है, हाँ यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है 405, इस 405 में ये प्रोविजन जो 91 का है ये जमा होगा, और दोनों फिगर जमा होने के बाद एक टोटल आएगा, वो टोटल जो होगा वो माइनस हो जाएगा टोटल डेटर से, जिसको हम टोटल अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और ये सारा काम कहाँ होगा, बैलेंस शीट में होगा। तो डबल एंट्री क्या बनी, एडजस्टिंग एंट्री, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। डाउटफुल डेट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट में नजर आएगा, और प्रोविजन को क्रेडिट करेंगे 91, वो क्रेडिट हो जाएगा, और ये 91 जमा हो जाएगा 495 के साथ। आखिरी एंट्री जो है वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वक्त के साथ साथ एसेट की वैल्यू कम होती है, वो जो एसेट वैल्यू कम होती है उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यू गेट द पॉइंट। सो अलाउंस या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, वो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, वो एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन से एसेट है भाई हमारे पास एक एसेट है ऑफिस फर्नीचर और एक है डिलीवरी वैन, दोनों नॉन करंट एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू गिरी। हमारे पास इस बैलेंस में कोई प्रोविजन ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का नहीं गिवन है, इसका मतलब हमने इस साल खरीदे थे, ये एसेट हमने इस साल खरीदे हैं, इनकी वैल्यू गिरी, हमने इनसे सर्विसेज ली, तो डबल एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो हमारा 380 का और 1250 का जमा होगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। और हमारा जो ये प्रोविज़न है कितना 380, ये ऑफिस फर्नीचर का जो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे, ऑफिस फर्नीचर जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो कितना है भाई 2900। वो 2900 में से हम माइनस कर देंगे, 2900 में से हम माइनस कर देंगे कितना, हम माइनस कर देंगे 380 और वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो जब 290 माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से हमें जनाब आली डिलीवरी वैन के लिए भी करना है और उसका भी हमने माइनस करना है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब ज़रा सा समअप करते हैं। सेल्स ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे, सेल्स को लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। एक काम हो गया। अगर कोई अदर इनकम थी, इस सवाल में अदर इनकम है डिस्काउंट की, वो डिस्काउंट जमा हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट की एक नई फिगर आ जाएगी। सारे एक्सपेंसेस को जैसे मैंने बताया एडजस्ट करने के बाद, प्लस या माइनस करने के बाद, एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए सारे एक्सपेंस का टोटल लेंगे, उन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। हम डबल लाइन से बंद कर देंगे। जी करते पॉइंट। अब बैलेंस शीट बनाते वक्त उसी तरीके से जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हमने कंपनी का नाम लिखा था, हम बैलेंस शीट में भी कंपनी का नाम लिखेंगे। क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट लिखेंगे। और कौन से डेट पर बना रहे हैं, एज ऑन। ट्रायल बैलेंस होता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको हम क्या करते हैं फॉर द ईयर लिखते हैं। लेकिन बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसको हम लिखते हैं एज ऑन या एज एट।
अब हम बैलेंस शीट बनाने लगेंगे। फिक्स एसेट्स हम सबसे पहले लेंगे, उसमें हम हम जो है सबसे पहले फिक्स एसेट्स लेंगे। फिक्स एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। इस सवाल में टेंजिबल है, लेकिन अगर गुडविल होती, पेटेंट्स होते, राइट होते, इसे कहते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट, उनको भी दिखाते हैं। फिक्स एसेट्स में से प्रोविजंस को माइनस करेंगे, हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स आ जाएगी। इसके बाद हमें करंट एसेट्स लेने हैं, तमाम करंट एसेट्स को ले लेंगे वन बाय वन, एडजस्ट करते हुए, एग्जिस्टिंग डेटा को देखते हुए। उसके बाद तमाम करंट लायबिलिटीज़ को भी हम ले लेंगे और हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। नेट एसेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, नेट करंट एसेट वो हमारा कहलाएगा जनाब नेट करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। ये नेट करंट एसेट्स हमारे फिक्स एसेट्स में जमा हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में जमा हो जाएगा, और एक आंसर आ जाएगा जिसको हमें दो लाइनों से बंद करना है। इस आंसर का नाम है टोटल एसेट एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट की रिसोर्सेज साइड हमने बंद कर दी। रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज, रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज, अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा लेक्चर पड़ा है यूट्यूब पर। अब ये रिसोर्सेज कहाँ से आई भाई? ये रिसोर्सेज जो आए वो सोर्सेज से आए। वो सोर्सेज क्या है? वो है कैपिटल। कैपिटल हमारे पास गिवन है सवाल में, हम वो कैपिटल को लेंगे। इनकम स्टेटमेंट अभी बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बनाया था। अगर मुनव्वर हमीद बिजनेस करे तो मुनव्वर का प्रॉफिट मुनव्वर को मिलेगा, वो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में। अगर कोई ड्राइंग्स की हुई हैं जो पैसा निकाल कर खा लिया, वो कैपिटल को कम करेगा, उसका नाम है कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट, वो कम करेगा। और हम ड्राइंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारी बैलेंस शीट जो है वो 18237 से इस सवाल में बैलेंस हो जाएगी। यू गेट द पॉइंट? इस तरह हमारी बैलेंस शीट बनेगी। मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28.8 ये क्वेश्चन है, और हमारी ये फ्रैंकफुट की किताब है, और फ्रैंकफुट की किताब से हम जो हैं वो इसको हमने इसको हमारे पास इसका PDF मौजूद है। PDF आप भी ले सकते हैं, इसका PDF बड़ा अवेलेबल ऑन द वेब, तो आप इसका PDF ले सकते हैं। और ये बिज़नेस अकाउंटिंग 1 कहलाता है, इसका जो किताब का नाम है वो है बिज़नेस अकाउंटिंग 1, और ये 10th एडिशन है। इसके ऊपर एक ऑरेंज बना हुआ होगा और एक 1 लिखा होगा ऑरेंज कलर में, और बिज़नेस अकाउंटिंग ग्रीन में लिखा होगा। फ्रैंकफुट और एलन सैंगस्टन ने ये किताब लिखी है, 10th एडिशन इसका पढ़ा हुआ है। इस 10th एडिशन का आपको चैप्टर नंबर 28 में जाना है। चैप्टर नंबर 28 में जाकर आपको क्वेश्चन नंबर 28.8 देखना है। 28.8 जो है इसका आंसर ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो आपको बुक में ही अपेंडिक्स में मिल जाएगा, और एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएगी। आप में से किसी भी शख्स को कोई चीज़ समझ में नहीं आए, जो मेरे यहाँ PF किट के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, दे यू कैन राइट मी एन email accountsteacher@gmail.com। जितने मेरे दोस्त यहाँ पे यूट्यूब पर मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से से हैं, अगर इफ़ दे अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। उर्दू में एक्सप्लेन किया है, किसी को अगर इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यू लर्न दिस क्वेश्चन इन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, एंड दैट्स वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।